हाय एवरीवन, आई स्टार्ट करते अपने एसपीएम सेक्शन का स्टडी नोट नंबर 1 जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये हमारा जो स्टडी नोट है ये 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। हमारे एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन इस वाले स्टडी नोट से आ जाता है। तो आइए अपने एसपीएम का पहला स्टडी नोट स्टार्ट करते हैं। स्टडी नोट नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आइए पहले एक डिफरेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफरेंस क्या होता है। एक थ्योरी स्टडी नोट है, प्योर थ्योरी है, आपको समझकर इसको याद करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, it focus on values and behavior as well as objective, it focus on quantified objective। तो जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये रुपयों में भी काम करता है और ये एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है उस पर भी फोकस रखता है। पर जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज करता है, कितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हमारा आउटपुट आ रहा है, तो ये क्वांटिटी में डील करता है। सेकंड पॉइंट, इट ओन्ड बाय लाइन मैनेजर, इट ओन्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट। तो ये जो हमारा जो मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसको कौन संभालता है? हमारे लाइन मैनेजर्स। और हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल को कौन संभालता है? हमारा एचआर डिपार्टमेंट। इट डज नॉट यूज एनी रेटिंग। जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है उसमें रेटिंग्स का कोई भी यूज नहीं है, किसी की तुलना नहीं होती, किसी को हम रेट नहीं देते। पर जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें रेटिंग का यूज होता है। फोर्थ, इट इज फ्लेक्सिबल प्रोसेस, इट इज फिक्स्ड प्रोसेस। तो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है और हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फिक्स प्रोसेस है। इट इज अ जॉइंट प्रोसेस, इट इज अ टॉप डाउन प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मिलकर होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल एक टॉप डाउन अप्रोच है। सिक्स्थ डिफरेंस, इट इज अ कंटिन्यूअस रिव्यू ऑन वर्क, इट इज एन एनुअल अप्रेजल मीटिंग। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस रिव्यू है एक वर्क पर, यानी कि एक वर्क को देखते रहना, कंटिन्यू देखते रहना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहलाता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल सालाना एक मीटिंग होती है और उसमें सारी बातचीत होती है। सेवंथ डिफरेंस, इट इन्वॉल्व्स लेस पेपर वर्क, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पेपर का काम कम होता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कम होती है। वेदर जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है इसमें हमारा पेपर वर्क ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आइए एक बार देखते हैं। इसमें पहला आता है परफॉर्मेंस प्लानिंग। परफॉर्मेंस प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द टारगेट्स एंड की परफॉर्मेंस एरियाज फॉर अ ईयर। परफॉर्मेंस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पूरे साल के टारगेट्स और किन किन एरियाज में हमको परफॉर्म करना है उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सेकंड पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग। इसमें क्या होता है, द अप्रेजी फिल्स अप द सेल्फ अप्रेजल फॉर्म एंड ऑल्सो डिस्क्राइब हिज हर अचीवमेंट्स इन क्वालिफाइबल टर्म्स। तो जो अप्रेजी होता है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम जज कर रहे हैं, वो एक
सेल्फ अप्रेजल फॉर्म को फिल करेगा और उसमें बताएगा कि कौन कौन सी अचीवमेंट उसने अचीव करी। आफ्टर विच द अप्रेजर, अप्रेजर कौन, जो चेक कर रहा है, ऑफर्स द फाइनल रेटिंग फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ द अप्रेजी ऑब्लिक एम्प्लॉय। तो जिसने उस एम्प्लॉय को जज करा, परफॉर्मेंस को चेक करा, वे क्या करेंगे, रेटिंग देंगे किसको, जो भी अचीवमेंट उस अप्रेजी ने, उस एम्प्लॉय ने अचीव करी। थर्ड पॉइंट, फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टेज इन विच द एम्प्लॉय एक्वायर फीडबैक। तो जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, फीडबैक को लेता है किससे, अप्रेजर से, यानी कि जो उस एम्प्लॉय को जज कर रहा है, अबाउट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि उस एम्प्लॉय को किस किस एरिया में इम्प्रूव होने की जरूरत है, ये सब चीज अप्रेजर से पूछता है। फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन एम्प्लॉय इज पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड for good performance and being rewarded. It will result into bring motivation. फिर क्या करते हैं हम, जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारा अप्रेजी है, उनको पब्लिक के सामने रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, बोनस देते हैं, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आए। लास्ट कंपोनेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स। In this stage, fresh set of goals are established for an employee or appraisee for the new appraisal cycle, and new deadline is provided for accomplishing such goals. इसमें क्या होता है, जो हमारे नए सेट ऑफ गोल्स है, फ्रेश सेट ऑफ गोल्स है, उनकी स्थापना होती है एक एम्प्लॉय के लिए कि अब आने वाले सालों में उस एम्प्लॉय को कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है, और हम उनको न्यू डेडलाइन या न्यू गाइडलाइन बताते हैं, तरीका बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करना है टू अचीव अ गुड परफॉर्मेंस। तो ये थे हमारे सारे कंपोनेंट किसके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। एक बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है, 8 मार्क्स में आता है, तो आप इसको अच्छे से समझिए और इसको याद कीजिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस अगला हमारा टॉपिक आता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द फर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक फर्म की स्ट्रेंथ और एक फर्म की वीकनेस या फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टडी होती है, जिनमें बैलेंस शीट आती है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, और हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आती है। एक्सप्लेनेशन, बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बैलेंस शीट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन को, यानी कि कितनी प्रॉपर्टी, कितनी संपत्ति और कितनी हमारी देनदारी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। सेकंड पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है कि एक फर्म की परफॉर्मेंस क्या है एक पीरियड के लिए। थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट कैश एक्रूअल
फॉर द पीरियड, एक पीरियड में कितना कैश का इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ ये बताती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये क्या बता रहे हो, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, पर फिर भी इन पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो हम ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं इसके फायदे क्या क्या है। फॉर ट्रेड क्रेडिटर, इससे फायदा हमारे क्रेडिटर्स को होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेड क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, फर्म के अंदर लिक्विडिटी कितनी है, कैश क्षमता कितनी है, ये जानने की उत्सुकता किसको रहती है, क्रेडिटर्स को, क्योंकि उनको फर्म से पैसा लेना होता है। फॉर बॉन्ड होल्डर, क्योंकि बॉन्ड होल्डर आर इंटरेस्टेड इन द कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म, बॉन्ड होल्डर को डिविडेंड मिलता है या फिर इनकम मिलती है, तो इसलिए वे उत्सुक रहते हैं कि फर्म की कैश फ्लो एबिलिटी क्या है, क्या फर्म कैश को देती है, यानी कि कैश आउटले करती है या फिर नहीं करती है। फॉर इन्वेस्टर, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ दीज अर्निंग, जो इन्वेस्टर होते हैं वे उत्सुक रहते हैं ये जानने में कि कंपनी की अभी अर्निंग क्या है, फ्यूचर में क्या होगी, क्या अर्निंग स्टेबल रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो इन्वेस्टर के लिए भी जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस वो फायदेमंद रहता है। और ये होता कैसे है, हमारे बैलेंस शीट से, हमारी इनकम स्टेटमेंट से और हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से। फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आर इंटरेस्टेड इन इंटरनल कंट्रोल, बेटर फाइनेंशियल कंडीशन एंड बेटर परफॉर्मेंस, हमारे मैनेजमेंट के लिए जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस है ये क्यों फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल चाहता है, एक बेटर फाइनेंशियल कंडीशन चाहता है कि उनको पैसा टाइम पर मिले और पैसा रीजनेबल मिले और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। एरियाज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के एरियाज कौन कौन से हैं। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, आप वर्किंग कैपिटल के ऊपर स्टडी कर सकते हो। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एनालिसिस, आपकी कंपनी का, यानी कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, आप उसका भी एनालिसिस कर सकते हो। एक्टिविटी एनालिसिस, एक कंपनी की उत्पादन की क्षमता क्या है, यानी एक कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, उनकी वर्क ऑफ एक्टिविटी का फ्लो क्या है, आप इसकी भी स्टडी कर सकते हो। और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये तो सभी करते होंगे कि एक कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना प्रॉफिट होगा। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, अब हमने ये तो देख लिया कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, पर इसके लिए टूल्स क्या क्या है। फर्स्ट, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एक्सप्रेस द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन two or more things. This relationship can be expressed as percentage, fraction or as proportion of number. तो रेशो दो चीज़ों के बीच का न्यूमेरिकल रिलेशन होता है, ये परसेंटेज में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और प्रोपोर्शन ऑफ नंबर में भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, इट टेक प्लेस व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर आर गिवन फॉर अ कंपनी। तो जब एक कंपनी की 2 या 2 से ज़्यादा सालों के फाइनेंशियल हमको गिवन है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है, तो हमको क्या करना होगा, उनको कंपेयर करना होगा
तो इसीलिए इसका नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस। और इसमें क्या होगा, वी हैव टू कंप्यूट नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन द रूपी टर्म, रुपयों के टर्म में, एज वेल एज इन परसेंटेज बिटवीन सच टू फाइनेंशियल ईयर। तो दो फाइनेंशियल के बीच में कितना बदलाव हुआ, कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, ये हम देखेंगे और परसेंटेज भी इनके बीच की निकालेंगे। थर्ड, तीसरा टूल आता है कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज component परसेंटेज स्टेटमेंट और एज वर्टिकल स्टेटमेंट। तो इसके दो नाम और क्या निकले, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट और वर्टिकल स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में बोले कि वर्टिकल स्टेटमेंट बनाओ या कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट बनाओ, तो आपको कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। इन दिस एनालिसिस percentage is calculated on the basis of net sale in the case of common size financial statement। आप common size financial statement बना रहे हो तो आपको सारी परसेंटेज नेट सेल के बेसिस पे निकालनी है, चाहे एसेट हो, चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एक्सपेंस हो, सबको आपको नेट सेल के ऊपर रखकर परसेंटेज निकालनी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट ऑब्लिक लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अगर आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको सारी परसेंटेज टोटल एसेट या फिर टोटल लाइबिलिटी पे निकालनी है, क्योंकि दोनों का सम तो क्या आएगा, इक्वली आएगा। फोर्थ है हमारा ट्रेंड एनालिसिस। इट इंडिकेट्स changes in an item or a group of item over a period and helps to draw the conclusion regarding the changes in data। तो नाम से पता चल रहा है, तो जो ट्रेंड चला आ रहा था उसको अगर आप एनालाइज करते हो तो वो कहता है ट्रेंड एनालिसिस। इसमें हमको क्या करना है, इन दिस एनालिसिस द परसेंटेज शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। इस पर भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि एक का यानी एक कंपनी का ट्रेंड एनालिसिस करिए, तो आप सारी परसेंटेज बेस ईयर पे निकाल दोगे। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े जिन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, सेकंड कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड थर्ड ट्रेंड एनालिसिस। तो इन तीनों टॉपिक पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और आ सकता है और आया भी है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके।